नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 13 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज के इस लेक्चर को हम आरंभ करें उससे पहले एक बार हम पीपीटी या स्लाइड्स को देख लेते हैं, जिससे कि एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि आज हम किन खबरों को किस प्रकार से शामिल करने वाले हैं। तो देखिए, आज भी हम हमेशा की तरह 3 खबरों को शामिल करेंगे, जिनमें से 2 खबरें प्रारंभिक परीक्षा के लिए होंगी और एक खबर मुख्य परीक्षा के लिए होगा। और आज हम मुख्य खबर को ही पहले लेंगे, क्योंकि मुख्य खबर के लिए जो विषय वस्तु हमने आज चुना है उससे प्रारंभिक परीक्षा में पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और आने वाले समय में भी वो लगातार न्यूज में बना रहेगा, तो उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो देखिए, हम मुख्य परीक्षा का जो खबर लेते हैं उसके लिए हमने सबसे पहले न्यूज़पेपर की कटिंग लगा लिया है। और आज मैं न्यूज़पेपर की 4 कटिंग लगाया हूं इसके लिए, क्योंकि अलग अलग कारणों से ये न्यूज में रहा है। एक तो मसूर की दाल में हम विश्व में प्रथम उत्पादक बनने के कगार पर हैं, इसलिए न्यूज में है। दूसरा ये है कि अभी एक वैश्विक दाल संगोष्ठी होने वाली है भारत में, उसके कारण भी ये न्यूज में है। इसलिए अलग अलग कारणों से ये न्यूज में है। तो हमने 4 अलग अलग जो खबरों से संबंधित जो अखबार हैं उनके कटिंग को यहाँ लगा दिया है, और सबके निचोड़ को पहले संदर्भ के रूप में मैं आपको समझा लूंगा, उसके बाद पूरा विस्तार से इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसको हम सिलेबस से पहले तो खबर का संदर्भ देख लेंगे, उसके बाद हम इसको सिलेबस से जोड़ेंगे। सिलेबस से जोड़ने के बाद विगत वर्ष का प्रश्न देखेंगे। उसके बाद हम इस खबर को पूरा विस्तार से यूपीएससी के दृष्टिकोण के अनुरूप पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पूरा समझ विकसित हो जाए इसके बारे में। और इसके बाद हम प्रारंभिक परीक्षा पर आएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के खबरों में हमारा जो प्रारूप रहता है, आपको पता है कि पहले हम न्यूज़पेपर की कटिंग लगाते हैं, फिर उसका हम संदर्भ देखते हैं। उसके बाद विगत वर्ष में अगर कोई प्रश्न पूछा गया है या तो उसी टॉपिक पर पूछा गया है तो ठीक है, नहीं तो उससे मिलता जुलता हो कोई प्रश्न पूछा गया है तो उसको हम देखते हैं। फिर उस खबर के जितनी भी बातें यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण होती है उस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, फिर उससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न देते हैं। ऐसे ही प्रारंभिक परीक्षा का जो दूसरा खबर रहेगा उसका भी इसी तरीके से हम अध्ययन करेंगे। और ये आज का हमारा पूरा एजेंडा है, जिसको हम आज के इस डीएनएस में शामिल करने वाले हैं। इस बीच में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जब मैं इसमें इनपुट और एड ऑन करता हूं तो उस समय भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं तब भी आपको समय देता हूं। इसके साथ ही हम राउज आईएएस हिंदी के नाम से एक टेलीग्राम भी पब्लिक करने वाले हैं। उस टेलीग्राम पर आपको उस टेलीग्राम पर आपको डीएनएस से संबंधित पीडीएफ भी मिल जाया करेगा। उसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं आपको उस टेलीग्राम पर मिल जाया करेगा। और वो टेलीग्राम आपको इस वीडियो के नीचे अगर जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक में दिया होगा, उस लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम सीधे आज के पहले खबर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार लेक्चर की रूपरेखा जरूर देख लीजिए फिर से कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित विषय वस्तु देखेंगे क्यों न्यूज में है, क्या इसमें हमें पढ़ना चाहिए। ऐसे ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और जल पक्षी गणना जो है इससे संबंधित विषय वस्तु लेंगे, क्यों न्यूज में है, क्या पढ़ना है, ये भी देखेंगे। और मुख्य परीक्षा के लिए एक समग्र रूप से अध्ययन करेंगे हम भारत में दलहन उत्पादन से संबंधित विषय वस्तु। तो इस विषय वस्तु को ही आज हम सबसे पहले शामिल करने वाले हैं। चलिए आज के पहले खबर पे हम चलते हैं। आज की पहली खबर आप देखेंगे तो अलग अलग अखबारों में प्रकाशित हुई है। बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर प्रकाशित हुई है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको दे दूंगा अभी। दैनिक जागरण के पेज नंबर 8 पर प्रकाशित हुई है। इसमें आप देख रहे हैं गृह मंत्री जो हमारे हैं उनका फोटो ही लगा हुआ है, रमेश कुमार दुबे लिखे हुए हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा है नहीं, फिर भी आप ले सकते हैं चाहे तो। ऐसे ही आपको लगे कि केवल हिंदी माध्यम के में ही ये खबर प्रकाशित हुई है, तो ऐसा नहीं है। आप देखेंगे द हिंदू के पेज नंबर 12 पर भी ये खबर प्रकाशित हुई है, और इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 4 पर भी ये खबर प्रकाशित हुई है। और ये दोनों ही अखबार जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं, यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर हिंदी माध्यम में आप चले जाएं तो हिंदी माध्यम में बिजनेस स्टैंडर्ड, जनसत्ता और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण काफी महत्वपूर्ण अखबार होता है। तो सबसे पहले हम संदर्भ को समझ लेते हैं। आप अगर न्यूज में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तब भी आपको पूरा न्यूज समझ में आ जाएगा। ये चारों न्यूज मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद विस्तार से पढ़ेंगे इसको। पहले न्यूज समझ लीजिए। देखिए खबर क्या है। खबर यह है कि अभी जो वैश्विक दाल संगोष्ठी है, इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो दुबई में है। और इसमें जो दाल के व्यापारी हैं, दाल के अलग अलग हितधारक हैं, उन सबसे मिलके बना हुआ एक फेडरेशन है ये। तो वैश्विक दाल संगोष्ठी का आयोजन भारत में होना है कब? फरवरी में। और फरवरी में लगभग 14 से 17 के बीच ये होगा। 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच होगा, जो जानने की हमें बहुत जरूरत नहीं है, जब होगा तो न्यूज में आएगा, देखेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या है? तो एक बात तो यह है कि उपभोक्ता मामले, इसी संदर्भ में बात कर रहे थे उपभोक्ता मामले के सचिव। तो इन सचिव के अनुसार क्या बोल रहे थे कि भारत में मसूर दाल का जो सबसे बड़ा उत्पादक बनने की राह पर हो गया है। भारत मसूर दाल के उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक बनने की राह पर चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कनाडा क्या किया था, जो अपना 2023-24 के लिए अनुमान लगाया था, उसका अनुमान कितना था कि वो इस वर्ष 16.7 लाख टन मसूर के दाल का उत्पादन करेगा। लेकिन किसी कारणवश उसने रिवीजन किया इसमें, और रिवीजन किया तो उसको 30% क्या कर दिया? कम कर दिया। और जब 30% कम कर दिया उसको, तो उसकी मात्रा भारत की जो अभी अनुमानित मात्रा है उससे कम हो गई, और इसलिए भारत प्रथम नंबर पे आने वाला है। क्या भारत की अनुमानित मात्रा है? तो एक बार देख लीजिए, भारत 2023-24 में उत्पादन की जो अनुमान लगाया है कि 16 लाख टन होने का अनुमान है। और 16 लाख टन अनुमान है, इनका तो कम हो गया, कनाडा का कम हो गया, इसलिए कनाडा के को पछाड़ कर ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर पहुंच जाएगा। 2017-18 में 16.2 लाख टन का उत्पादन भारत में हुआ था। और अगर इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं, 16 लाख टन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो एक और उपलब्धि ये होगी कि 2017-18 के बाद हम दूसरा ऐसा वर्ष होगा जब 16 लाख टन का उत्पादन करेंगे। मतलब 2017-18 के बाद नंबर 2 पर यह वर्ष रहेगा 2023-24। तो ये भी एक उपलब्धि है ये। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात आपको दिमाग में रखना है कि भारत, आपको पता है कि दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक तीनों ही हैं। तो इस परिदृश्य में अगर हम देखें तो कनाडा में, जो कनाडा के बाद लिखे यहाँ पे, एक मिनट में इसको मिटा के आपको, कनाडा के बाद आप देखेंगे तो शीर्ष जो 5 देश हैं, कनाडा के बाद शीर्ष जो वैश्विक 5 उत्पादक देश हैं, उसमें भारत शामिल है। लेकिन शामिल होने के बावजूद भी वो मसूर का क्या करता है? अपने सकल घरेलू उपभोग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहता है। तो उस दिशा में भी अगर मसूर का उत्पादन बढ़ेगा तो बेहतरी होगी। ये सब अखबारों में बताया गया है, जो भी अखबार की कटिंग में लगाया हूं आपको, उन सबका मैं जिस्ट दे रहा हूं, फिर विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात आती है, ये बात आपने समझ लिया, तो एक बात और आपको समझना है कि जो 5 जनवरी है, 5 जनवरी, इस 5 जनवरी तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 19 लाख टन, कितना? 19 लाख हेक्टेयर, 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दालों की कृषि हुई है। और जो विगत वर्षों से 4.4% क्या है? अधिक है। लेकिन
कुछ जैसे इंडियन एक्सप्रेस वाला बोल रहा है, ये दैनिक जागरण बोल रहा है, इंडियन एक्सप्रेस बोल रहा है 12 जनवरी तक का आंकड़ा दे रहा है, तो 19.45 लाख हेक्टेयर में कृषि हो गई है बोल रहा है। और जो विगत वर्षों से क्या है, 6% ज्यादा क्षेत्र में इसकी कृषि हुई है। क्यों कृषि हुई है? एमएसपी में वृद्धि किया गया है, अभी खरीद के लिए भी हमने तंत्र बना लिया है, अभी हम देखेंगे। तो ये इतनी बात आप दिमाग में रखें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लेकिन खबर चूंकि 4 न्यूज से है, तो थोड़ी और खबर में बातें हैं, उसको भी समझें आप, तब जाके बातें क्लियर होंगी। और क्या बातें हैं देखिए, और कुछ बातें अगर आप देखेंगे तो ये कहा गया है कि भारत, देखिए भारत दाल का सबसे बड़ा क्या है, आयातक है। कहाँ से आयात करता है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, म्यांमार से, मोजाम्बिक से, तंजानिया से। और उसके बाद ये आयात करने के लिए जिम्मेदार, एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार क्या है? हरित क्रांति है। हरित क्रांति का एकांगी नीति। आपको पता है कि हरित क्रांति जो भारत में लाई गई थी 1966 के आसपास, वो केवल गेहूं और चावल पर विशेष बल दे रही थी, जिसके कारण गेहूं और चावल या गेहूं या धान के तो क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई, उत्पादन भी बढ़ा बहुत, हम आत्मनिर्भर हो गए उसमें। लेकिन दाल का जो दाल उत्पादक किसान हैं वो हतोत्साहित हुए, और एक तरीके से हम आज दाल के आयातक बन के रह गए हैं। तो ये एकांगी नीति को जिम्मेदार बता रहे हैं। और क्या बात है? तो बताया जा रहा है कि जो मोदी कार्यकाल, मतलब जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से चना और मूंग में तो हम क्या हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। चना और मूंग में आत्मनिर्भर हो गए हैं। और अभी लक्ष्य रखा गया है, इसलिए भी न्यूज में है ये खबर, कि अरहर, उड़द और मसूर, इन तीनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2028 तक हम 1 किलोग्राम भी दाल का आयात नहीं करेंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने ही ये बात बोला है। अब बात आता है कि और क्यों ये खबर न्यूज में रहा है, तो अभी भारत सरकार अरहर हेतु एक वेब पोर्टल जारी किया है। अरहर के लिए एक वेब पोर्टल जारी किया है, और उस वेब पोर्टल पर किसान क्या कर सकते हैं, तो पंजीकरण करा के ऑनलाइन अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। उनको भुगतान सीधे डीबीटी से होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से होगा। और उनको ये भी स्वतंत्रता है कि अगर ज्यादा उनको भाव मिलता है बाजार में, तो वो बाजार में बेचने के लिए भी स्वतंत्र है। तो एक अच्छा मुद्दा है ये। और सरकार ये भी बोल रही है कि उड़द और मसूर के लिए भी जल्दी ही हम इसी प्रकार के पोर्टल का अनावरण करेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद थोड़ी और जो बातें की गई हैं खबर में, कि भारत चूंकि दालों का आयात बहुत ज्यादा करता है, तो कुछ देश तो ऐसे हैं कि भारत को दालों का आयात करने के लिए अपनी नीतियां ही इस प्रकार बना रहे हैं, इस तरीके से उत्पादन कर रहे हैं दालों का कि भारत में आयात किया जा सके, भारत में निर्यात किया जा सके अपने दालों का। उदाहरण के लिए कनाडा का जो सस्केचुआन एक प्रांत है, इसमें पीली मटर का खूब उत्पादन किया जाता है। और वहाँ की जनसंख्या आपको पता है कम है, प्लस दालों का उपभोग वो लोग कम करते हैं, इसलिए उसका निर्यात कहाँ करेंगे, भारत में। भारत इन चीज़ों से आत्मनिर्भर बनने का अब प्रयास कर रहा है। थोड़ी और बात देखिए, 2014 में दलहन के घरल जो दलहन के घरेलू उत्पादन को कुल मिलाकर सरकार की उपलब्धियों के रूप में इस बात को की गई है कि 2014 में मोदी सरकार जैसे ही बनी, तो दलहन का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अरविंद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, और उस समिति की बातों को मान भी लिया गया। और मानकर क्या किया गया, तो दलहन की एमएसपी को बढ़ा दी गई, जो आप देख सकते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और खरीद के नेटवर्क को भी बढ़ा दिया गया, प्रोक्योरमेंट को बढ़ा दिया गया, जिससे कि किसान प्रोत्साहित हों इसके उत्पादन के लिए। और डेफिनेटली उत्पादन बढ़ा ही है। अब बात करते हैं इससे हुआ क्या है। इससे फायदा ये हुआ है कि 2013-14 में दालों का सकल घरेलू उत्पादन 192 लाख टन होता था, लेकिन 2022-23 में ये 278 लाख टन हो गया है। तो ये फायदा हुआ है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, उत्पादन बढ़ने से आयात कम हो गया, देखिए। और आयात कम क्या हुआ, 2016-17 में 66 लाख टन से घटकर 2022-23 में 25 लाख टन हो गया। तो आयात घट रहा है, इससे हमारा क्या होगा, और भी इकोनॉमी में तमाम प्रकार की फायदे होंगी। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इसमें नहीं जाएगा, आयात बिल की कटौती होगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम फुल फ्लेज में इस न्यूज को यूपीएससी के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको यूपीएससी के अनुरूप ढालने का प्रयास करें। देखिए, इसको सबसे पहले समान पाठ्यक्रम से जोड़ लें। पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र 4 में आएगा ये, और सामान्य अध्ययन 3 में आएगा। पहला पेपर निबंध, बार बार बोलता हूं मैं, किस टॉपिक में आएगा तो आप ये टॉपिक आराम से देख लीजिएगा। इसमें खाद्य सुरक्षा लिखा है, इससे भी संबंधित मुद्दा है, क्योंकि हमें दालों के मामले में आत्मनिर्भर होना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से सिलेबस को जोड़ लीजिएगा। अब विगत वर्षों में इससे कोई प्रश्न पूछा गया है तो पूछा गया है, लेकिन जीएस 3 में नहीं पूछा गया है, बल्कि जीएस 1 में पूछा गया है भूगोल के दृष्टिकोण में। और वो क्या प्रश्न था यहाँ लिखा हुआ है, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम इसको पूरा विस्तार से एक एक बात पढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान से अगर आप समझेंगे तो हर एक बातें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मेरा पूरा ऐसा प्रयास रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में दलहनी फसलों के बारे में अगर हम देखें, मैं पेन बदल लूं जिससे स्पष्ट आपको बातें समझ में आए। देखिए, सबसे पहले अर्थ, दलहनी फसलें क्या है, ए टू जेड, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी बातें मैं करूंगा। पीटी का भी कर पाएंगे क्वेश्चन आप, मेंस का भी कर पाएंगे। तो फलीदार या लेगुमिनस, जो लेगुमिनस फैमिली क्या होता है, तो पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया आते हैं राइजोबियम कुल के, और नाइट्रोजन का क्या करते हैं, वो स्थिरीकरण करते हैं, तो उसको लेगुमिनस कुल बोलते हैं। तो फलीदार या लेग्यूम समूह के पौधे जो खाद्य योग्य सूखे बीज होते हैं, मतलब उन पौधों के जो खाने योग्य सूखे बीज होते हैं, इन्हें सुपर फूड भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन रिच्ड होते हैं ये काफी। सुपर फूड मतलब क्या, उच्च पोषण युक्त खाद्य पदार्थ, इसलिए इसको सुपर फूड बोलते हैं। इस श्रेणी में भी वर्गीकृत किया गया है। तो कुल मिलाकर फलीदार लेग्यूम समूह के पौधों के खाद्य योग्य सूखे बीज होते हैं ये, जिन्हें सुपर फूड की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। क्या क्या इसमें आता है, तो इसमें चना, मूंग, मसूर, अरहर, तुअर, सूखी मटर, बीन्स इत्यादि शामिल है। राजमा भी आता है, लोबिया भी आता है, बहुत से हैं। रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में इसको उगाया जाता है। ऐसे प्रश्न भी यूपीएससी अक्सर पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि दलहनों की कुल उत्पादन में रबी ऋतु में उत्पादित, रबी का ऋतु जो अभी चल रहा है, रबी की ऋतु अभी चल रही है, तो रबी की ऋतु में उत्पादित दलहन की हिस्सेदारी सबसे अधिक 60% से अधिक है। खरीफ में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं उसको भी मैंने दे दिया है, अरहर, उड़द, मूंग। पूरा यूपीएससी की जितनी भी पीटी मेंस की बातें होती हैं सब मैंने रखने का प्रयास किया है। लोबिया, कुल्थी, मोठ, रबी में चना, मसूर, मटर, राजमा, और जो बसंत ऋतु में उड़द, मूंग और लोबिया, तो देखेंगे ये कॉमन मिल जा रहे हैं यहाँ। तो ये रबी, वसंत और खरीफ में उगाए जाते हैं। ये सारी बातें हो गई, स्पष्टता आपको फैक्चुअल बातें आ गई समझ में। मुख्य दलहनी फसलों का उत्पादन का आंकड़ा देख लेते हैं। तो चना एक जो है सबसे मुख्य दलहनी फसल है भारत में, और भारत की बात कर रहे हैं इसलिए भारत यहाँ लिखा है। देखिए, यह कुल दलहन उत्पादन में लगभग 40% का हिस्सेदारी करता है। दशमलव में इधर उधर कुछ आंकड़े होते हैं तो उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप 40% दिमाग में रखिए। तुअर 15 से 20%, उड़द 8 से 10% और मूंग भी 8 से 10%। तो ये मुख्य फसलें हैं, ये आंकड़े हैं, दिमाग में रखिए। आंकड़े न भी रहे तो याद रहे कि चना सबसे ज्यादा, फिर तुअर, उड़द, मूंग, अरहर, इनका स्थान आता है। अब बात आता है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, दिमाग में रखिए। तो दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, जो वैश्विक उत्पादन का 24% उत्पादन करने वाला कौन है, अकेला भारत है, उत्पादक देश है। सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, क्योंकि भारत में मांसाहार ज्यादा लोग नहीं करते हैं, तो प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा स्रोत उसके बाद क्या है, तो दालें हैं, इसलिए दालों का उपभोग बहुत ज्यादा किया जाता है। हमारी संस्कृति, कल्चर के अकॉर्डिंग ये चीजें होती हैं। 27% लगभग। दलहन के मामले में विश्व का सबसे बड़ा आयातक भी है ये, विश्व का लगभग 14% आयात यही करता है। डेटा और भी नए जब आएंगे तो हम देख लेंगे, अभी नियरली 14%। खाद्यान्न संबंधी फसली क्षेत्र के अंतर्गत दलहन का हिस्सेदारी 20% क्षेत्र पर है। अभी आपने देखा कि जो 5 जनवरी या 12 जनवरी तक आंकड़ा मिला है उसमें 19.45% हुआ है, तो लगभग 20% हिस्सेदारी है क्षेत्रफल पर जो भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में यह लगभग 7 से 10% का योगदान करता है।
जो खाद्यान्न हिस्सेदारी भारत में जितने भी खाद्यान्न हैं उसमें इसका हिस्सा 7 से 10% है। दालों के प्रमुख उत्पादक राज्य, तो भारत में दालों के प्रमुख उत्पादक राज्य और इकोनॉमिक सर्वे आने ही वाला है, देखेंगे हम मुख्य कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, ये शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। और इनको मैं एकदम 1 2 3 से नहीं लगाया हूं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तो और हम लोग बेहतर तरीके से इसको करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो 5 उत्पादक राज्य हैं ये हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल गया पल्सेस के बारे में। अब बात करेंगे कि दलहनी फसलों का महत्व क्या है। तो प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, मांसाहार नहीं कर रहे हैं तो प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं ये। अगली बात, रक्त में शर्करा जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसको इष्टतम स्तर पर बनाए रखने में यह सहायक होता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों के समावेश में योगदान देते हैं क्योंकि राइजोबियम कुल के ये पौधे हैं। राइजोबियम कुल के जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो नाइट्रोजन का जो मृदा है उसमें नाइट्रोजन की क्या कर देते हैं, वो फिक्स करके नाइट्रोजन वहां पे इकट्ठा करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात है। औद्योगिक फसलें, उद्योग जो ये औद्योगिक फसलें की तरह भी काम करती हैं, तो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने में सहायक होती हैं, ये भी इसका महत्व है। निम्न कार्बन और निम्न वाटर फुटप्रिंट, आपको पता है कि कम पानी में इनका उत्पादन हो जाता है, कार्बन का उत्सर्जन इनके द्वारा ज़्यादा नहीं होता है। धान की खेती से आपको पता है कि मेथेन का उत्सर्जन होता है, तो ये चीज़ें इसमें नहीं हैं। कुल मिला के पारिस्थितिक दृष्टिकोण से देखें, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो बेहतर है ये। पशुओं के लिए पौष्टिक चारे का स्रोत मिल जाता है इससे, तो पशुओं के लिए चारा आसानी से मिल जाता है और पौष्टिक चारा मिल जाता है, तो वो भी हमारे लिए अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बात रहेगा। अगर पशुपालन को या पशुओं के लिए हेल्दी फूड मिलेगा तो फिर वो उनसे जो हमें संसाधन मिलते हैं वो बेहतर मिलेंगे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में सहायक, अभी जो यहाँ पर हमने देखा कि मृदा को बढ़ाएगा वो। आयात बिल कम करने में सहायक, अगर हम उत्पादन को बढ़ा लेंगे तो आयात नहीं करना पड़ेगा, तो आयात बिल कम होगा। 2016-17 में 66 लाख टन का आयात हुआ, अभी पीछे मैंने इसको बता भी दिया आपको। 2022-23 में 25 लाख टन का आयात हुआ, तो आयात जैसे जैसे कम होगा वैसे हमारे लिए बेहतर होगा। का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब थोड़ा आगे हम बात करते हैं कि भारत में दलहन उत्पादन के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, क्या आखिर में चुनौतियां रही हैं। सबसे पहली बात है उच्च उपज अंतराल। उच्च उपज अंतराल क्या होता है, तो देखिए ये उस व्यापक क्षमता को दर्शाता है जिसमें किसी फसली भू क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए बिना, मतलब क्षेत्र में बदलाव नहीं करना है, क्षेत्र उतना ही रखना है, लेकिन फिर भी फसल का जो समग्र उत्पादन है उसको बढ़ा दिया जाए। इतना क्षेत्र है, पहले उत्पादन हो रहा है मान लीजिए 2 टन, इसी में कुछ ऐसा हमने किया कि 5 टन होने लगा, तो हम बोलेंगे कि जो उत्पादकता है वो बढ़ जाएगा, ये हमारे यहाँ कम है। अरहर के लिए दलहन उपज अंतराल जो है वो कितना है, 50% है, मतलब जहाँ 100% हो सकता है वहां पे केवल 50% हो रहा है। और हरा चना का 45% है और बाकियों का भी इसी तरीके से उच्च उपज अंतराल है। ये सबसे बड़ी चुनौती है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। उसके बाद इनपुट संबंधी चैलेंजेस हैं। इनपुट संबंधी क्या है, तो सभी स्तरों पर विशिष्ट या अनुशंसित जो उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, हालांकि अभी अच्छा खासा प्रयास किया गया है। उसके बाद मृदा का जो मतलब बिजाई करने के लिए जो मशीन चाहिए, जीरो टीलेज मशीन चाहिए, इत्यादि उपकरणों का किसानों के पास अभाव है, तो फिर वो कैसे भी कर लेते हैं, वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर पाते। और क्या, संस्थागत ऋण प्राप्त नहीं हो पाता उनको, और जिसके कारण क्या करते हैं, वो प्रौद्योगिकी को अपनाने में हतोत्साहित होते हैं और अच्छी आगत नहीं लगा पाते हैं, अच्छे बीज उर्वरक इनको लगा नहीं पाते, क्योंकि संस्थागत रूप से उनको लोन ऋण नहीं मिल पाता, और अगर असंस्थागत रूप से मिलता है तो उसकी ब्याज दरें उनके लिए आत्महत्या का कारण बन जाती हैं। मूल्य संबंधी अस्थिरता, तो आप देखेंगे इसकी मूल्य संबंधी स्थिरता भी बड़ा ही डगमग रहती है। मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियां इसमें रोल अदा करती हैं। आयात नीति, हमारा उत्पादन संबंधी निर्णय और मौसम संबंधी बाधाएं, ये सब मिलके मूल्य में अस्थिरता पैदा करती हैं, जिससे किसान प्रोत्साहित नहीं हो पाते। उत्पादन संबंधी चुनौती क्या है, तो दलहनी फसलें अनेक जैविक और अजैविक दबावों, जैसे रबी फसल ऋतु की मध्यावधि के दौरान शीतलहर चल जाएगा, जैसे अभी चल रहा है,
उसके बाद आरंभ में जब इनका बिजाई होता है तो उस समय आप देखेंगे बहुत गर्मी पड़ेगी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी रहती है, मृदा की क्षारीयता है, लवणता है, जल भराव है इत्यादि के कारण ये सुभेद्य होती हैं, बहुत आसानी से ये इनके प्रभाव में आ जाती है। ये एक चुनौती है कि इसको कैसे किया जाए ठीक। फसल का उत्पादन, मानसून की अनियमितता, आपको पता है कि ज्यादा दाल की फसलें मानसून पर निर्भर हैं, और मानसून पर निर्भर हैं तो फिर तकलीफ। आर्द्रता, तनावपूर्ण कारकों के प्रतिकूल रूप से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं ये। तो मानसून की अनियमितता हमारे यहाँ है, आर्द्रता ज़्यादा हो गया, और भी कई ऐसे कारक हैं जो इनको प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जिसके कारण उत्पादन संबंधी चुनौतियों के कारण भी इसका उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं चावल के लिए जिस लेवल पे हुआ उस तरीके से दालों के लिए हुआ नहीं। हालांकि अब सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी खरीद की प्रक्रिया और भी चीजें बहुत ही अभी इसमें लूप होल है। देखिए, चयनित राज्यों में केवल गेहूं चावल उत्पादकों का महत्वपूर्ण लाभ हुआ है। कुल मिला के चयनित राज्य भी पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा, कुछ राजस्थान का हिस्सा, इनमें तो फायदा हुआ है। बाकी जगहों पे गेहूं चावल के लिए भी लाभ नहीं मिला है सही से। हमने एमएसपी पढ़ाते समय आपको बताया था, डीएनएस में ही कवर किया हूं मैं, एमएसपी वाला जो लेक्चर का वीडियो लिंक भी लगवा दूंगा यहाँ। उसके बाद आप देखेंगे तो दलहन उत्पादकों को प्रायः एमएसपी में बहुत कम मूल्य प्राप्त हुआ है, और वो भी ठीक तरीके से और हमेशा प्राप्त नहीं होता रहा है। सुनिश्चित बाजार का अभाव है। अन्य फसलों की तुलना में दलहन उत्पादन जो किसान को क्या करता है, ये आकर्षक कम बनाता है, क्योंकि बाजार की उपलब्धता उतनी बढ़िया नहीं है जितना जैसे दाल, जैसे गेहूं और चावल जैसे फसलों के लिए है। वैज्ञानिक पद्धति में भंडारण की जो अवसंरचना है वो सही नहीं है कि भंडारित कैसे किया जाए, क्योंकि ये पेरिसेबल भी होते हैं, जल्दी ये दिक्कतें हो जाती हैं। हालांकि पेरिसेबल टमाटर आलू जैसा नहीं, लेकिन फिर भी गेहूं चावल की तुलना में ये क्या होते हैं, थोड़ा कम सेल्फ लाइफ इनकी होती है। अगर इनको प्रॉपरली सुखाया नहीं जाए, प्रॉपरली ना रखा जाए सही से, तो उससे संबंधित, क्योंकि इसमें कीड़े भी लग जाते हैं, उससे संबंधित गतिविधियां जैसे मानकीकरण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, बीमा संबंधी सेवाओं का अभाव है। एक बार फिर पढ़ देता हूं मैं। वैज्ञानिक पद्धति में भंडारण हेतु आवश्यक अवसंरचना और उससे संबंधित गतिविधियों जैसे मानकीकरण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, बीमा संबंधी सेवाओं का क्या है, अभाव है। इसके कारण भी दिक्कत है। और क्या है, उदाहरण के लिए दलहन खाद्यान्नों हेतु देश में उपलब्ध कुल संगठित भंडार क्षमता का लगभग 7.5%, 14.10 मिलियन टन हिस्सा ही उपयोग किया जाता है, जबकि कुल उत्पादन कितना होता है, 23 मिलियन टन होता है। तो कैसे उनको भंडारित किया जाए, फिर वो खराब होंगे ही। और हालांकि अन्य फसलों में भी चैलेंज है, आप देखेंगे तो बफर स्टॉक पढ़ते होंगे तो। उसके बाद हरित क्रांति ने भी ये बात बिगाड़ा। शुरू में ही हमने आज के न्यूज में ही देखा कि, मैं इसको मिटा के सही कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ हरित, यहाँ पे केवल रित हो गया है। हरित क्रांति ने दलहन की खेती को सीमांत और उप सीमांत भूखंडों तक क्या कर दिया है, सीमित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप दलहन के उत्पादन में गिरावट आई है। अब जाहिर सी बात है, ज्यादा लोग गेहूं चावल की तरफ भागेंगे तो इसकी जो क्षेत्र है वो तो कमी हो जाएगा ना, बट धीरे धीरे बढ़ रहा है। दलहनों के अंतर्गत लगभग 84% फसली क्षेत्र वर्षा आधारित हैं और निम्न उर्वरता वाली मृदा पर विस्तृत हैं। जो अभी हमने देखा कि ज्यादा उन्हीं जगहों पे दाल उगाया जाता है जहां पे लगता है कि बारिश नहीं होगी, या बारिश पर सिंचाई के साधन सही नहीं है, बारिश पर ही केवल निर्भरता है, वहां उपजाया जाता है। विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सूखे और उष्मीय दबाव, जहां हीट स्ट्रेस के कारण दलहन के बीजों की उपज क्षमता क्या हो जाती है, 50% ही रह जाती है। अगर 100% उत्पादन हो सकता है तो 50% उत्पादन हो पाता है। ये चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस और भी हैं, लेकिन एग्जाम में इतना स्कोप नहीं होता है लिखने का। हमने मोर देन बहुत कुछ बातें दिया है, इतना भी याद रखेंगे तो आप कभी भी इसका आंसर चुनौतियों में लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयास किया है। तो क्या प्रयास किया है, क्योंकि हमारे उत्तर का जो आयाम होना चाहिए वो पूरा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। एक आयाम पर आंसर लिखेंगे तो सही नंबर नहीं मिलते हैं। तो पहला क्या है, तुअर दाल खरीद पोर्टल जो अभी लॉन्च किया गया है, किसान अपनी उपज को पंजीकृत कर सकते हैं। नाफेड और एनसीसी को, जो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ है, उसको बेच सकते हैं। और भविष्य में उड़द और मसूर के लिए भी किया जाएगा,
और बाजार में अच्छा भाव मिलेगा तो वहां बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। एमएसपी में बढ़ोतरी किया गया है। पिछले 10 वर्षों में एमएसपी में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, ऐसा कहा गया है। जो मतलब 14 से पहले जो भी एमएसपी में वृद्धि हुई थी दालों में, वो 14 के बाद अब तक बहुत ज्यादा हुई है। उसके कुछ प्रमाण हैं, आप दिमाग में रखिएगा कि अरहर का जो है 4550 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 7000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मूंग में 4600 रुपये से 8558 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। उड़द में 4350 से 6950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। चना में 3175 रुपये से 5440 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और मसूर में 3075 से 6425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, दिमाग में रखिएगा। उसके बाद मूल्य संवर्धन योजना चलाई गई है। तो यह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, जो पीएम आशा पढ़ेंगे, हो सकता है कि केवल पीएम आशा पर भी भविष्य में क्वेश्चन पूछा सकता है, नामक छत्रक योजना का एक घटक है ये जो मूल्य समर्थन योजना, जिससे किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया गया है। राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ मूल्य समर्थन योजना जो पीएसएस है, इसके अंतर्गत केंद्रीय नोडल एजेंसियां द्वारा दलहन, तिलहन और खोपरा हमने पहले डीएनएस में पढ़ लिया, आपको पता है। एमएसपी वाले में उसका लिंक मैं आज लगवा दूंगा। तो खोपरा की भौतिक खरीद भी की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन नाफेड जो है, और जो अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम एफसीआई है ही, इनके द्वारा भी पीएसएस के अंतर्गत फसलों की खरीद की जा रही है। और इस खरीद में होने वाला व्यय और हानि जो कुछ भी होता है उसको केंद्र सरकार ही क्या करती है, वहन करती है। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और क्या किया गया है, तो तिलहन, दलहन, आपको पता है कि दालों के साथ तेलों का भी आयात कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए चैलेंज है, उस पर भी कभी अलग हम बात करेंगे। मक्का के लिए एकीकृत योजना, जिसको आइसोपोम बोलते हैं हम, लॉन्च की गई है। और इसके तहत बाजार अन्वेषण, प्रभावी मूल्य नीति को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रित एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया गया है। ऐसे ही एनएसएम दलहन एक योजना चली है। चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन की वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पर आधारित एक केंद्र प्रायोजित योजना भी चलाई गई है। और एक एनएसएम प्लस विशेष प्रोत्साहन भी किया गया है। इसमें क्या है, तो यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम, तेजी से दलहन का उत्पादन कार्यक्रम किया जाए, एक्सेलरेटेड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम, A3P भी बोलते हैं इसको, और दलहन विकास योजना है। इसके तहत प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन, जल का कुशल उपयोग करने तथा उपकरणों इत्यादि को उपलब्ध कराने के लिए पहल आरंभ किया गया है। तो ये भारत सरकार प्रयास कर रही है। और डेफिनेटली आशावादी सोच हम रखें तो आने वाले समय में हमको दालों का आयात नहीं ही करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। वे फॉरवर्ड पे आते हैं, आगे का रास्ता क्या हो। अब चुनौतियां अगर आपको दिमाग में पता है तो उन्हीं को ठीक करना है। तो मैंने कुछ बिंदु यहाँ रख दिया है। पहला क्या, दलहन की खेती की उत्पादकता में सुधार किया जाए। अगर उत्पादकता गैप है, उत्पादकता को हम ठीक नहीं करेंगे तब भी दिक्कत होगी। और क्या करें हम, दलहन की खेती के तहत भूमि में वृद्धि किया जाए। आज जो लगभग 20% है इसको और बढ़ाया जाए। डेफिनेटली एमएसपी हाइक हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्षेत्र भी बढ़ेगा, ऐसा उम्मीद है। बफर स्टॉक को हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं दाल की कीमतें कई बार बढ़ जाती हैं, फिर काला बाजारी और तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो उचित प्रबंधन की जवाबदेही के साथ साथ आवश्यकता आधारित बफर स्टॉक को बनाए रखना चाहिए, ताकि खाद्यान्न की किसी भी प्रकार की क्षति या बर्बादी न हो। उसके बाद वर्ष पर्यंत खुले बाजार में दालों की आसान उपलब्धता हेतु एक उचित व्यवस्था का अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि आवश्यक होने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भी दालों का वितरण कराया जा सके। उसके अलावा आप देखेंगे तो संस्थागत वित्त की व्यवस्था किया जाए। संस्थागत वित्त की व्यवस्था किया जाए किसानों के लिए, जिससे कि वो मशीनों को खरीद सकें। उच्च हाई यील्डिंग वैरायटी वाले जो बीज हैं इनको बनाया जाए और किसानों को उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार की जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो ये वे फॉरवर्ड हुआ, और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको ये मुद्दा पूरा भली भांति समझ में आ जाए, और डेफिनेटली आपको समझ में आया भी होगा। अब हम लोग
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रारंभिक परीक्षा की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो आज हमने खबर लिया है ये जनसत्ता के पेज नंबर 8 पर और दैनिक जागरण के पेज नंबर 3 पर है और भी अखबारों में है। मैंने 2 अखबार यहाँ दिखाया क्योंकि संदर्भ तो मैं आपको बता ही देता हूँ। आपको पता है कि कुछ समय पहले जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के जो नियुक्ति संबंधी या और भी कई चीजों में बदलाव करने का भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया था, कुछ किया भी गया और उसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं लोग और ये मांग कर रहे हैं कि उसको क्या किया जाए, अवैधानिक करार दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इन कानूनों पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन केंद्र को एक नोटिस दिया है कि आप कुछ चीज़ों का जवाब हमें दीजिए। देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नए नियुक्ति कानून पर रोक नहीं है, लेकिन केंद्र को एक नोटिस उन्होंने बोला है कि इस पर आप जवाब दीजिए। यही बात यहाँ भी है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट का मतलब रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। तो ये संदर्भ मैं आपको अभी बता देता हूँ कि संदर्भ था क्या। देखिए, खबर का मुख्य बिंदु ये है कि कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, इनके इनसे संबंधित कुछ बदलाव किए गए थे। क्या बदलाव था? तो एक खोज समिति बनाई गई थी इनकी नियुक्ति के लिए, जिसमें केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री होंगे और 2 सचिव स्तर से कम के नहीं, उसमें ये बोला गया कि सचिव स्तर से कम के नहीं 2 अधिकारी होंगे। कुल मिला के सचिव स्तर के 2 अधिकारी होंगे और ये 5 लोगों का नाम क्या करेंगे, सुझाएंगे। किसको सुझाएंगे? चयन समिति को सुझाएंगे। चयन समिति में पहले कौन होता था? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री होते थे जो इसकी अध्यक्षता करते थे और विपक्ष के नेता रहते थे। लेकिन जो नया उन्होंने किया है, भारत सरकार ने जो नया व्यवस्था बनाया है उसमें सीजेआई को हटा दिया है और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो पीएम द्वारा नामित रहेंगे उनको उनके जगह पे ले लिया है। बाकी पीएम और विपक्ष के नेता तो हैं ही। और एक और भी महत्वपूर्ण कार्य उसने किया है। क्या कि उसने बोला है कि नियुक्ति को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसमें इस चयन समिति में कुछ खामी थी या फिर कुछ खाली या जो खाली इसमें कुछ खाली पद था। तो ये बड़ा ही अजीब सा बातें हैं, लेकिन ठीक है, ये बदलाव था डेफिनेटली। आप पहले इसको पढ़े भी होंगे, यही खबर है। और इसको जब गए थे लोग सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो हमें पीटी के लिए क्या पढ़ लेना चाहिए? सबसे पहले तो इसको देखिए, निर्वाचन आयोग से ही 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है और भी इनडायरेक्टली इससे प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में देख लीजिए, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं एक स्लाइड में आपको बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या है निकाय की प्रकृति? निकाय कैसा है? संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है? तो अनुच्छेद 324 के तहत इसकी बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इसकी बात की गई है। अब निर्वाचन आयोग के सदस्यों की बात करते हैं तो ये बड़ा ही इवॉल्व हुआ है आज तक। शुरू में 1 था, फिर आप देखेंगे 3 बने, फिर 1 बना, फिर 3 बने। तो देखिए क्या है, 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक केवल 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया इसको। 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक केवल फिर से क्या कर दिया गया, 1 मुख्य चुनाव आयुक्त को ही रखा गया, मतलब एकल संरचना वाला निकाय बना दिया गया। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान स्थिति यही है। और ये वर्तमान स्थिति कब से है? 1 अक्टूबर 1993 से है, जब 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। बाकी आप लक्ष्मीकांत से जाके और भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि इनकी शक्तियों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या चीज़ें हैं वो फैक्चुअल तरीके से आप डेफिनेटली पढ़ेंगे। मुझे इस खबर को समझाना था और पीटी के लिए आपको पॉइंट देना था कि क्या क्या आपको पढ़ना है। नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और डेफिनेटली राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि खोज समिति चयन समिति के बाद ही करेंगे जो लोग बोलेंगे। और ये कहाँ कहा गया है? तो आर्टिकल 324(2) में कहा गया है भारतीय संविधान के।
कार्यकाल इनका क्या होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष जो पहले हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही इनके क्या है, सेवा शर्तें हैं। ये सेक्रेटरी सचिव के अकॉर्डिंग करने जा रहे थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, यही है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही है। इस पर काफी माथापच्ची भी हुई थी। पद विमुक्ति कौन करता है, तो ग्राउंड कहीं है, वो ग्राउंड में नहीं बता रहा हूं। इनका पद विमुक्ति जो होता है वो कैसे होता है, तो चुनाव आयुक्त क्या होता है, मुख्य, जैसे बाकी जो 2 होते हैं उनके लिए तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश लगती है, और बाकी जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो प्रक्रिया इसमें पालन की जाती है। तो ये आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इनका कार्य क्या है, तो आपको पता है कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, राज्यों में जो लोकल बॉडीज होती हैं उनका चुनाव कराता है। बाकी सारे चुनाव कौन कराता है, ये हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, उसके साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव ये कराता है। तो जितनी महत्वपूर्ण बातें थी उसको मैंने एक स्लाइड में रख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पहले आपने ये जो संदर्भ था खबर का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे डेफिनेटली। और अब हम लोग इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसको आराम से आप पॉज करके हल करने का प्रयास करिएगा, आराम से बना पाएंगे इसको आप। और अब हम आज के अंतिम खबर पे आते हैं, और ये खबर किसमें, द हिंदू में प्रकाशित की गई है। द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है, और ये सेंसस रिकॉर्ड जो है बढ़ा हुआ है काजीरंगा में प्रवासी पक्षियों का, उस पर है। तो संदर्भ यही है कि जो अभी सेंसस हुआ है उस सेंसस में पता चला है कि काजीरंगा में जो प्रवासी पक्षियां होती हैं उनका संख्या पहले से बढ़ा हुआ है। तो यही सब इसकी बातें हैं। अब देखिए, विगत वर्ष में इससे प्रश्न पूछा गया है, और जीवों से संबंधित, वनस्पतियों से संबंधित प्रश्न यूपीएससी पूछता ही रहता है। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, और भी बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने सिर्फ 2020 का एक लगाया है। अब समझ लेते हैं पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। इतिहास देखिए, तो इसकी स्थापना 1908 में हुई थी, और मैरी कर्जन, जो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, उनकी पत्नी थी मैरी कर्जन, उनकी सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया था। अब स्थिति कहाँ स्थित है ये, तो असम के गोलाघाट, नागांव और सोनितपुर जिले में, इन 3 जिलों में ये फैला हुआ है। कुल मिला के असम याद रखना है आपको। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, मतलब ब्रह्मपुत्र इसके उत्तर दिशा में है, और जो कार्बी ओंगलांग पहाड़ियां आप सुने होंगे ये इसके दक्षिण में है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है जो इसके उत्तर दिशा में है, और इसके दक्षिण में कार्बी ओंगलांग पहाड़ियां हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 जो है वो यहाँ से गुजरता है। तो ये इसकी अवस्थिति से जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं हमने देख लिया। अब वनस्पति की बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। वनस्पतियों से पहले थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य और समझ लीजिए, उसके बाद वनस्पतियों पर आए। 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। और एक बात समझ लीजिए कि पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए इस पार्क को वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी गई है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आता है जीव जंतुओं की बात। तो जीव जंतु पहले देख लीजिए कि यह विश्व के सबसे अधिक एक सिंगे वाले गैंडे के लिए गैंडे का निवास स्थल है। तो एक सिंग वाले जो गैंडे होते हैं उसके लिए तो एकदम ज्यादा ही फेमस है। आप देखेंगे अक्सर न्यूज में आता रहता है काजीरंगा इसी के लिए। इसके अलावा हुलाक गिब्बन, बाघ, तेंदुआ, भारतीय हाथी, स्लाथ, भालू, जंगली जल भैंस और दलदली जो हिरण होते हैं, आपको पता है यहाँ पर कई प्रकार से की प्रजातियां और भी पाई जाती हैं। और देखेंगे आप कुछ प्रवासी पक्षियों की बात करें तो लेजर व्हाइट फ्रंटेड गूज, फेरुगनीस बत्तख, इन्हीं की संख्या बड़ी है। बेयर पोचार्ड डक, लेजर एडुजटेंट, ग्रेटर एडुजटेंट, ब्लैक नेक्ड स्टार्क, एशियन ओपन
बिल स्टाक जैसे पक्षियां विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में, इसीलिए तो न्यूज में भी है, सर्दियों के मौसम में ये यहाँ पे प्रवास करती हैं, आती हैं, और सेंसस में ये बात पता चली है। वनस्पतियां कौन कौन सी हैं? तो पार्क के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच ऊंचाई में आपको पता है कि काफी अंतर है, और ऊंचाई में अंतर होने के कारण 4 प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। एक तो जलोढ़ जलमग्न घास के मैदान पाए जाते हैं, जलोढ़ सवाना वुडलैंड्स पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय नम मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि हम टू द पॉइंट आपको पढ़ाएं, जिससे कि कम समय में अधिक से अधिक बातों को हम शामिल कर सकें। अब आता है थोड़ा सा जल पक्षी गणना के बारे में, वाटर सेंसस समझ लें। तो इसका समन्वयन विश्व स्तर पर वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। इस संस्था को आप पीटी के लिए पढ़ सकते हैं। यह नागरिक विज्ञान कार्यक्रम दुनिया भर में आर्द्र भूमि और जल पक्षियों के संरक्षण और प्रबंधन का समर्थन करता है। जल पक्षी गणना यह प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में आयोजित होता है, इसलिए जनवरी में ही हुआ है वर्ल्ड सेंसस। और एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस जो AWC है, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय वाटर बर्ड सेंसस का हिस्सा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने समझ लिया जल पक्षी गणना के रूप में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ये मैप लगे हुए हैं, इसको आप जरूर देख लीजिएगा कि 7 नेशनल पार्क असम में है। देखिए, ये है रेमोना, उसके बाद मानस, ओरंग, नामेरी, काजीरंगा, उसके बाद दिहलिंग पटकई, और उस दिहिंग या दिहिंग पटकई, और डिब्रू साइखोवा। तो ये 7 नेशनल पार्क जो है असम में। उसके बाद आप देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, अभी हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद कुछ यहाँ जो पक्षियाँ पाई जाती हैं उनको आप देख सकते हैं कि लेजर व्हाइट फ्रंटेड गूज है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। स्थिति इसकी IUCN में सुभेद है। बंगाल फ्लोरिकन है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। और बंगाल का बस्टर्ड भी इसको कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप, कंबोडिया और वियतनाम के मूल निवासी बस्टर्ड प्रजाति है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर ही आपको दिख रहा है, एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसे ही एशियन ओपन बिल स्टाक है, वैज्ञानिक नेम इसका एनास्टोमस एसिस्टस है। IUCN स्थिति इसका लिस्ट कंसन का है। एशियन ओपन बिल भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में मतलब फैला हुआ है। और ओपन बिल पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड में भी पाया जाता है। अब इतनी बातें अगर आपने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न कर लीजिएगा। और इस तरीके से आज का DNS हमारा समाप्त हुआ। मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको कम से कम समय में टू द पॉइंट पढ़ाते हुए अधिक से अधिक बातों को समझा सकूं, जिससे कि आपके समय का भली भांति उपयोग हो सके। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, प्रीलिम्स आ गया है। राउज IAS से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।